स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और कई बार इसका नाम मैंने लिया होगा जब जब मैंने पढ़ाया होगा आपको। टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई अगर आपने पढ़ रखा है तो मैंने कई बार बोला कि हम लोगों को बेसिकली तीन चीजें चाहिए होती हैं। ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल नया चैप्टर है। इसका पर्पस क्या है वो अभी मैं बताऊंगा। पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन तैयार करेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें है क्या। दिस इज अ क्वाइट सेपरेट चैप्टर, दिस इज अ क्वाइट सेपरेट एक्ट। एक्ट का मतलब सर आप तो अभी तक हम लोग को सीजीएसटी पढ़ा रहे थे जी। मैंने कहा था हम लोग के जीएसटी में डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स बने हुए हैं। पहला है आपका सीजीएसटी, जो हम लोगों ने आज तक देखा है, ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो गया ना। और इसी से मिलता जुलता, सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलता जुलता एसजीएसटी एक्ट बनाया गया, ये भी बताया था। और हम लोगों का एक लगता है आईजीएसटी। ये तो होता है सिस्टम हमारा इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस का। किसका? जब हमारे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शंस होते हैं ना, तो वहां पर हम लोग सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करते हैं। लेकिन जब हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, जब हमारा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होता है, तो उस केस में हम लोग आईजीएसटी चार्ज करते हैं। ये हम लोगों ने कई बार देखा कंप्यूटेशन में भी और कई डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर भी। ठीक है सर, तो आज आप इस चैप्टर में बेसिकली बोलेंगे क्या, पढ़ाएंगे क्या, देखेंगे क्या? इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग बात करेंगे इसकी। किसकी? इंटर स्टेट ट्रांजैक्शंस की, आईजीएसटी की। बेसिकली अगर मैं कहूं कि इसका मतलब हमें पहले ये डिटरमाइन करना है कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। इफ द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन द सेम स्टेट, अगर ये इंट्रा स्टेट है तो भाई सीजीएसटी एसजीएसटी लगा दो। लेकिन अगर ये इंटर स्टेट है तो वहां आईजीएसटी चार्ज कर लो। यही तो है। इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि केवल एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में गया तो वो इंटर स्टेट हो गया। ऐसा सोचना गलत है। कब कब होगा, कब कब नहीं होगा, क्योंकि हम लोग का ये जो जीएसटी एक्ट है ना, जीएसटी जो चार्ज होता है ना, वो कंजम्पशन बेसिस पर चार्ज होता है। किस बेसिस पर चार्ज होता है? कंजम्पशन बेसिस पर चार्ज होता है। कंजम्पशन यहाँ जहां पर गुड्स और सर्विसेज का कंजम्पशन होगा। मान लो मैंने किसी को कोई सर्विसेज दी, मैंने किसी को कोई सर्विसेज दी और उसने उसका कंजम्पशन यूपी में ही किया, तो दिस इज इंट्रा स्टेट। कैसे पता चलेगा कि उसने उस सर्विसेज या गुड्स का कंजम्पशन यूपी में किया? इसी तरह अगर हमने किसी को गुड्स या सर्विसेज दी जो उसने आउटसाइड स्टेट जाकर के कंज्यूम की, तो वह इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन कहलाएगा। उस समय हम लोग उसको कहेंगे आईजीएसटी। लेकिन प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है। चलिए सर, गुड्स के मामले में तो बहुत कम प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि गुड्स आर फिजिकली अवेलेबल। वी कैन फाइंड आउट, वी कैन कम टू नो दैट वेयर द गुड्स आर गोइंग टू बी कंज्यूम्ड। वो गुड्स कहाँ एक्चुअल में कंज्यूम हो रहा है, वी कैन फाइंड इट आउट इजीली, यानी कि वहां पर हम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगी। बट द मेन प्रॉब्लम अराइजेस इन द केस ऑफ द सप्लाई ऑफ सर्विसेज, क्योंकि वहां पर डिफरेंट, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कोई स्टूडेंट दिल्ली का हो सकता है, कोई स्टूडेंट मुंबई का हो सकता है, अलग अलग स्टेट से हो सकते हैं, अलग अलग जगह से हो सकते हैं। लेकिन मैं प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ से दे रहा हूँ, कहाँ से दे रहा हूँ, मैं अपने प्लेस ऑफ सप्लाई से दे रहा हूँ। कहाँ को दे रहा हूं? जहां गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम होंगी। जहां कंज्यूम होंगी क्या सर्विसेज, वहां दे रहा हूं। तो सर इसका मतलब आप अलग अलग स्टेट में दे रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? आएंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए हम भूल जाते हैं कि मैं ऑनलाइन आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं फेस टू फेस आप लोगों की क्लास ले रहा हूं। मैं फेस टू फेस क्लास में ले रहा हूं। कोई बच्चा किसी स्टेट से आया है, कोई बच्चा किसी स्टेट से आया है, लेकिन वो स्टडी मेरे एक ही रूम में कर रहा है, जहां मैं उसको फेस टू फेस दे रहा हूं फैसिलिटी। तो अब वहां पर कौन सी सप्लाई होगी सर, ये इंटर स्टेट होगी या इंट्रा स्टेट होगी? फिर कंफ्यूज हैं। हाँ सर, बिल्कुल कंफ्यूज हैं। कुछ बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ते हैं, कुछ बच्चे फेस टू फेस भी पढ़ते हैं, फिर वो कंफ्यूजन आएगा। कहने का मतलब ये कि सर्विसेज के केस में आपको बहुत ही इत्मीनान से स्टडी करनी पड़ेगी। हम लोग जो आज करने जा रहे हैं, दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पार्ट, और गुड्स के बारे में बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई विद रिलेशन टू सप्लाई ऑफ गुड्स। हम लोग बेसिकली सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में बात करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। द गुड्स और सर्विसेज विल बी टैक्स्ड एट द प्लेस वेयर दे आर कंज्यूम्ड एंड नॉट एट द ओरिजिन। जिस स्टेट में वो गुड्स या सर्विसेज बन रही हैं, पैदा हो रही हैं, उस स्टेट से जीएसटी का लेना देना नहीं। ना 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 ना, जिस स्टेट में वो कंज्यूम होंगी
उस स्टेट उसी के हिसाब से टैक्सेशन सिस्टम बनाया गया है जीएसटी का। अच्छा, जब हमने आपको शुरू में कई बार बताया तो मैंने कहा था हम लोग को दो चीजें मालूम होनी चाहिए। पहला, वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वैल्यू मालूम है और उसमें अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं जीएसटी रेट का तो हमारा आ जाता है जीएसटी की वैल्यू, टैक्स की वैल्यू आ जाती है, जीएसटी का कितना अमाउंट हमको गवर्नमेंट को देना है वो पता चल जाता है। लेकिन ये जो जीएसटी रेट है दैट इज ओके, वैल्यू दैट इज ओके, बट बोथ ऑफ दीज टू डिपेंड्स वेरी मच अपॉन द इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन। हमें सबसे पहले तो यही पता करना पड़ेगा कि ये इंटर स्टेट है या इंट्रा स्टेट है। हम सीजीएसटी एसजीएसटी लगाएंगे या आईजीएसटी चार्ज करेंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई में पढ़ते हैं, ये हम लोग कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में पढ़ते हैं और ये हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई में देखते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, एक चैप्टर हम लोगों ने बीच में और पढ़ा था, टाइम ऑफ सप्लाई। पढ़ा तो बहुत अच्छी बात, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई ये बताता है किस दिन का टैक्स रेट लगता है, किस दिन की इफेक्टिव सेल्स मानी जाती है या सर्विसेज की सप्लाई मानी जाती है। क्लियर? अच्छा, सो द स्टेट वेयर दे आर कंज्यूम्ड विल हैव द राइट टू कलेक्ट जीएसटी। कितनी अजीब बात है कि जिस स्टेट में ऐसी चीजें कंज्यूम्ड होंगी उस स्टेट के हिसाब से हमारा या उस स्टेट की एक राइट बनती है जीएसटी कलेक्ट करने की। दिस इन टर्न मेक्स द कंसेप्ट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई क्रिटिकल अंडर जीएसटी एज ऑल द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी रिवॉल्व अराउंड इट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो समझ में आ गया। सर हम लोग को दिक्कत कहां कहां आएगी इस चैप्टर में? बेसिकली स्टडी क्या क्या करना है, ये चीजें स्टडी करनी है आपको इस चैप्टर में। ये चीजें कहता है हम लोग सबसे पहले देखेंगे गुड्स के केस में, और ये हम लोग को मिलेगा सेक्शन 10 में। कहां मिलेगा? ये सेक्शन 10 में। कई चीजें आपको सेक्शन 10 में आ जाएंगी, ठीक है ना। अभी मैं सेक्शंस वगैरह की बात नहीं कर रहा। क्या क्या देखेंगे जरा एक बार दो चार हो जाए कि हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। मैंने कहा ये आपका बिल्कुल अलग से चैप्टर है या एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं आईजीएसटी एक्ट 2017, आईजीएसटी एक्ट 2017, या इसको प्लेनली कह सकते हैं आप प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर? बिल्कुल अलग एक्ट है। हम लोग ये देखेंगे इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन्स को बाइफरकेट करते समय कि गुड्स के केस में मूवमेंट ऑफ गुड्स है या नहीं। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो उसमें भी दो चीजें देखेंगे, अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स नहीं है तो देखेंगे। अच्छा, कभी कभी होता क्या है कि गुड्स असेंबल्ड होते नहीं होते हैं साइट्स पर। गुड्स कहाँ सप्लाई होते हैं? असेंबल्ड होते हैं साइट पर। आपने हमें अपने यहाँ बुलाया फैक्ट्री में और आपने कहा सर ये हमारे फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी असेंबल्ड कर दो। आप हमारे यहाँ प्लांट और मशीनरी खरीदने नहीं आए, बल्कि हम ही से आप कहते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर के प्लांट एंड मशीनरी मेरी फैक्ट्री साइट पे असेंबल्ड कर दो। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू सप्लाई द गुड्स एट योर फैक्ट्री साइट, यस और नो? तो वो हम लोगों को देखना पड़ेगा उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे होगी। गुड्स सप्लाइड और अ वेसल और कन्वेंस। आप ट्रेन में जाते हैं, हवाई जहाज में जाते हैं तो आपको मिलता है क्या? खाने की चीजें, या आपको मेन्यू पकड़ा दिया जाता है, भैया इसमें से जो ऑर्डर देना है दो। अब वो खाना तो आपको सर्विसेज दी जा रही है कैंटीन वगैरह की आपको ट्रेन में, चलती हुई ट्रेन में। अब वो ट्रेन जंगल में है, आधा यूपी में है आधा दिल्ली में है, मान लेते हैं किसी भी दो स्टेट्स के बीच में है। अब आप बाहर झांक करके तो नहीं देखेंगे कि आप हैं कहाँ। चलिए ट्रेन में तो पॉसिबल है झांकना, लेकिन अगर आप एरोप्लेन में है तो कैसे झांक कर देखेंगे? तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन हो जाएगी। तो उस केस में हम लोग देखेंगे गुड सप्लाइड ऑन वेसल और कन्वेंस। इन द सेम वे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा तो इसमें दो चीजें देखेंगे कि ये गुड्स का है या सर्विसेज का है, उसके दोनों के केस में अलग अलग देखेंगे। इज इट क्लियर? कहने का मतलब जहां पर गुड्स का मूवमेंट होता है उसमें दो चीजें आएंगी, देखेंगे कौन सी दो चीजें आती हैं। जहां पर गुड्स का मूवमेंट नहीं होता है तो वहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन की जाती है। जहां पर गुड्स असेंबल्ड होता है एट साइट पर, यहां जहां पर गुड्स सप्लाई किए जाते हैं वेसल और कन्वेंस पर, और लास्ट मैंने बताया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। ये चीजें आपको सप्लाई ऑफ गुड्स के मामले में देखना है। ये सारी चीजें हम लोग को सप्लाई ऑफ गुड्स के मामले में देखना है। इसी तरह जब हम लोग सप्लाई ऑफ सर्विसेज की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा और बहुत अच्छा खासा टाइम कंज्यूम करने वाला यही होगा आपके साथ सेक्शन 12 एंड 13। आपका सेक्शन 10 एंड 11 तो होता है ये सारी चीजें आपकी 10 में आएंगी गुड्स से रिलेटेड,
और इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ जाएगा सेक्शन 11 और 12 एंड 13 आपका यहां पर आ जाएगा इसके लिए, और उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सेक्शन 12 एंड 13 देखा जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हमें ये तो समझ में आए कि है क्या, बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में देखने क्या जा रहे हैं। जब फर्स्ट टाइम कोई चैप्टर आपके सर पे लादा जाता है तो आपको उस समय बहुत टेंशन हो जाती है, सर समझ में नहीं आ रहा। हाँ, पहली बार में कहाँ समझ में आता इतनी आसानी से, इतनी आसानी से। मैंने ये नहीं कहा नहीं समझ में आता, लेकिन हाँ, जब आप प्रैक्टिस करेंगे 2 4 3 5 10 बार इस चीज को यूज टू करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई, अगर आपको लगता है स्पीड तेज है तो आप बोल दें कि सर आपकी स्पीड तेज है, थोड़ी स्पीड धीरे करिए, अदरवाइज मैं इसी रिदम में आगे बढ़ूं जैसा आप बोले। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। कुछ बेसिक डेफिनेशन पार्ट को देखेंगे। नाउ दीज थिंग्स आर डिफाइंड अंडर योर आईजीएसटी एक्ट। हम लोग अब आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं। मैंने जब सीजीएसटी पढ़ा है तो मैंने कहा जब भी कभी हम सीजीएसटी कुछ नहीं बोलेंगे, हम केवल बोलेंगे सेक्शन नंबर, रूल नंबर, तो उसको अपने आप एज्यूम कर लो दैट आई एम जस्ट कोटिंग द सीजीएसटी एक्ट। मुझे वहां पर बार बार सीजीएसटी एक्ट बोलने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम लोगों ने आईजीएसटी एक्ट पढ़ना शुरू किया है, तो जब तक ये पर्टिकुलर चैप्टर चलेगा प्लेस ऑफ सप्लाई, इट मींस आई एम रेफरिंग स्पेशली आईजीएसटी एक्ट। कोई सेक्शन में बोलूंगा इट मींस दैट सेक्शन इज इन अकॉर्डेंस विद योर आईजीएसटी एक्ट। जब तक मैं ये ना बोलूं कि ये सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से है। इज इट क्लियर? जब तक मैं ये ना बोलूं कि ये सीजीएसटी एक्ट के हिसाब से है, अब आपके दिमाग में ये जाना चाहिए कि मैं जो भी कोट करूंगा सेक्शंस और रूल्स, वो सारे के सारे आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से। गॉट इट? सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेक्शन 2 क्लॉज 5 क्या कहता है, जरा ढंग से देखें। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन दी गई है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की, सीधे सीधे एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। कहता है विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड कॉग्निट एक्सप्रेशंस मींस टेकिंग गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू प्लेस आउट ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया। कोई भी सामान आप आउटसाइड इंडिया ले जाओ वो आपका एक्सपोर्ट कहलाएगा। कोई भी सामान टेकिंग अ गुड्स आउट ऑफ इंडिया, कोई भी सामान इंडिया के बाहर ले जाओ टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, जो देश के बाहर हो, दैट्स इट, दिस इज नोन एज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सेक्शन 2 क्लॉज 5 के हिसाब से था। अब जरा हम लोग इंपोर्ट ऑफ गुड्स की बात कर लें, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। जैसे एक्सपोर्ट की डेफिनेशन, द सेम वे इंपोर्ट की डेफिनेशन, कि कोई सामान आउटसाइड इंडिया से टू अ प्लेस इन इंडिया ले आया जाए। विद इट्स ग्रामेटिकल वेरिएशंस एंड cognate expressions means bringing goods into India from a place outside India। हमें नहीं लगता इन दो डेफिनेशंस में किसी को किसी तरह की कुछ भी दिक्कत होगी, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे पूछूं एक्सपोर्ट, तो इंडिया का सामान आउटसाइड इंडिया ले जाओ, इंपोर्ट आउटसाइड इंडिया का सामान इंडिया में ले आओ, दैट्स इट, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आते हैं, बात करते हैं हम लोग, अच्छा सर्विस के बारे में बात ही नहीं करनी। फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट सुन ले, जहां जहां फिक्स एस्टेब्लिशमेंट को भी हम लोग को यहां पर अवॉइड करना पड़ेगा। वो इसलिए अवॉइड करना पड़ेगा क्योंकि ये केवल और केवल सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेट करता है। ये केवल और केवल, मैंने लिखा भी होगा कहीं, यस, ये केवल और केवल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के पर्पज से है। तो इन तीनों चीजों को हम लोग इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और फिक्स एस्टेब्लिशमेंट, जब हम सेक्शन 12 एंड 13 को स्टार्ट करने जाएंगे ना, एट दैट टाइम आई विल डिस्कस ऑल दीज थ्री थिंग्स फर्स्ट। अच्छा, गवर्नमेंट का क्या मतलब है? गवर्नमेंट हेयर मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट। दिस इज जस्ट लाइक योर सीजीएसटी एक्ट, वॉट एवर द गवर्नमेंट वर्ड हैज बीन डिफाइंड इन योर जीएसटी एक्ट, सीजीएसटी एक्ट, द सेम डेफिनेशन इज used over here। गवर्नमेंट मींस सेंट्रल गवर्नमेंट, सेम एज सीजीएसटी। कोई फर्क नहीं है सीजीएसटी और आईजीएसटी की डेफिनेशन में गवर्नमेंट का। इज इट क्लियर? पक्का? कहीं कोई डाउट नहीं? इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब क्या है? आईजीएसटी का मतलब है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो बट ऑब्वियस है, इंटीग्रेटेड टैक्स का मतलब क्या होगा? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेविड बाय आईजीएसटी एक्ट। कोई भी आप टैक्स इंटीग्रेटेड टैक्स तभी कहेंगे जब वो आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से लेविड होगा। तो सीजीएसटी किस एक्ट के हिसाब से लेविड होता है सर? सीजीएसटी सेंट्रल टैक्स जो होता है ना, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के हिसाब से लेविड होता है। एसजीएसटी यानी स्टेट टैक्स किस एक्ट के हिसाब से लेविड होता है? वो एसजीएसटी एक्ट के हिसाब से लेविड होता है। उसी तरह इंटीग्रेटेड टैक्स आईजीएसटी एक्ट के हिसाब से लेविड होगा। सर्विस छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं आज। चलिए
सेक्शन 7 की बात करते हैं। मैं ये डेफिनेशन इसलिए नहीं पढ़ा रहा क्योंकि मैंने इसको कई बार बताया है आपको। एग्जेम्प्ट सप्लाई वैल्यूएशन जब चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें तो 10 बार बताया होगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई का मतलब होता है निल रेट ऑफ ड्यूटी, 100% एग्जेम्प्ट और नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीन चीजें शामिल होती हैं। निल रेट ऑफ ड्यूटी, 100% एग्जेम्प्ट एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये तीनों चीजें आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 47 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट में 50 बार देखा है। कहां देखा है? सीजीएसटी एक्ट में। मैं स्पेशली बोल रहा हूं सीजीएसटी एक्ट में, सेक्शन 2 क्लॉज 47 में। चलिए सेक्शन 7 से स्टार्ट करते हैं। यहां से समझ लीजिए अब आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। ढंग से सुनेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से सुनेंगे। जहां पे मुझे पहुंचना था वहां हम चहुप गए। अच्छा जी, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। ठीक है ठीक है, मैंने कहा ना सेक्शन 10 आते ही आज मैंने आपको बताया था कि हम लोग का मैक्सिमम पोर्शन किस में कवर होगा। इधर देखो सेक्शन 10 में और सेक्शन 11 में। तो गुड्स के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। हम लोग सेक्शन 10 की बात करेंगे, 11 में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स की बात करेंगे। कहता है इंटरस्टेट सप्लाई, सेक्शन 10 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10, सेक्शन 10 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन। एक बात बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? सर आप गुड्स की बात कर रहे हैं। किसके लिए बात कर रहे हैं? सर आप इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन्स के लिए बात कर रहे हैं। माइंड में तो बिल्कुल ये सेट है ना, इसके अलावा कोई और बात नहीं ना चल रही कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं। हम लोग आईजीएसटी एक्ट पढ़ रहे हैं, इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन से इंटर स्टेट सप्लाई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन, इंटर स्टेट सप्लाई गुड्स के मामले में, किसके मामले में? गुड्स के मामले में सेक्शन 7 में दिया हुआ है। किस में दिया हुआ है? सेक्शन 7 में दिया हुआ है। ढंग से सुनेंगे, मैं एक एक वर्ड बता रहा हूं। अब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन कब मानेंगे, जरा ढंग से सुनेंगे। ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर वाई है, ये यूपी का है और ये दिल्ली का है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। अब इसकी बात, इसको हम कहेंगे वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर, ही इज द सप्लायर। ये कौन है और ये कौन है? इसमें कोई डाउट है? नहीं सर, ढंग से सुने। बिल्कुल, अगर थोड़ा बहुत भी इधर क्लैरिटी सोएंगे नहीं, जाग करके देखेंगे, अलर्ट होकर के देखेंगे, थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं रहेगी आप में से किसी को भी। ढंग से बिल्कुल इत्मीनान से। ये मिस्टर एक्स है, सप्लायर है, यूपी का है, मिस्टर वाई है, रेसिपिएंट है, दिल्ली का है। अब डेफिनेशन ऊपर मैं पढ़ता जाता हूं, नीचे से कोरिलेट करता जाता हूं। सेक्शन 10 को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है, देखेंगे सेक्शन 10 को ध्यान में रखेंगे, वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। हमने बताया ना डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में सेक्शन 10 बताया गया है। मूवमेंट ऑफ गुड्स, नॉन मूवमेंट ऑफ गुड्स, असेंबली एट साइट, हाँ या ना, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फिलहाल सेक्शन 11 में बताया गया है। अच्छा, कहता है वेयर द लोकेशन ऑफ द सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर मींस इसकी बात कर रहा है, एक्स की, एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, कहां पर सामान सप्लाई किया जा रहा है, इन टू डिफरेंट स्टेट, यानी ये है यूपी में और प्लेस ऑफ सप्लाई है दिल्ली में। हम कहां दे रहे हैं सामान? दिल्ली में। ये नहीं कहा लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट आर इन डिफरेंट स्टेट, ये नहीं बोला ना 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 ना, दिमाग से निकाल देना। वर्ड क्या बोला है? लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन टू डिफरेंट स्टेट्स, यानी जहां से सामान जा रहा है वो एक स्टेट में है और जहां को वो सामान जाएगा भले ही वहां रेसिपिएंट हो या ना हो, गॉट इट, भले ही वो रेसिपिएंट वहां हो या ना हो, मेरी बात समझ में आनी चाहिए। प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पर लोकेशन, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एक स्टेट में हो और प्लेस ऑफ सप्लाई, ये चैप्टर इसी पर ही बेस्ड है। प्लेस ऑफ सप्लाई, इस चैप्टर का पूरी हेडिंग ही है आईजीएसटी एक्ट प्लेस ऑफ सप्लाई, मैंने स्पेशली बोल दिया। तो जहां पर लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन डिफरेंट स्टेट्स, तो अगर ये टू डिफरेंट स्टेट्स में हैं
तो भैया ये हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई, ये हमारा हो जाएगा इंटर स्टेट सप्लाई। गॉट इट जी। टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज, ठीक ठीक सर सर सर, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज हम लोग को मालूम है, आप स्टेट बोलिए या यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरीज भी तो हमारी क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक स्टेट होता है, ये मान लो, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन यानी पावर चलता है, जैसे लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया, हाँ या ना। अच्छा दिल्ली है, दिल्ली में एलजी के परमिशन से ही होता है, सेंटर वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी होती है और एलजी भी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। इसी तरह से हमारे जो स्टेट्स बने हुए हैं, यूनियन टेरिटरीज काम करते हैं, कुछ केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करते हैं और कुछ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके यूनियन टेरिटरीज बनाते हैं, जहां पर उनका एक विधान होता है, लेजिस्लेचर होता है। ये चीजें हमने आपको बता दी थी, एक चैप्टर पढ़ाया था, इंपॉर्टेंट टू नो, मुश्किल से 15 मिनट चला था, चैप्टर नंबर 3 या 4 रहा होगा। तो चलिए, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को तो हम वैसे भी अलग नहीं करते, मान लेते हैं स्टेट जैसे ये स्टेट वैसे यूनियन टेरिटरी। इज इट क्लियर? दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। जम्मू कश्मीर क्या है? यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी है। लेकिन लद्दाख का यूनियन टेरिटरी का स्टेटस जम्मू कश्मीर के यूनियन टेरिटरी के स्टेटस से अलग है। दोनों का यूनियन टेरिटरी का होना अलग है। क्यों? क्योंकि एक में अपना विधानसभा होता है, एक में विधानसभा नहीं होता, यानी कि एक में लेजिस्लेचर होता है और एक में लेजिस्लेचर नहीं होता। लद्दाख में लेजिस्लेचर नहीं है, वो पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा एडमिनिस्ट्रेड है, जबकि जम्मू एंड कश्मीर में स्टेट गवर्नमेंट होगी, है या होगी, और वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर है। चलिए, तो टू डिफरेंट स्टेट्स और टू डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज और एक स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी। मान लो मैंने यहां से सामान भेजा जम्मू एंड कश्मीर में, मैंने यूपी से सामान भेजा जम्मू एंड कश्मीर में, मैं कहां पर हूं? यूपी में, और प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पर है? जम्मू एंड कश्मीर में, क्योंकि मैंने सामान कहां भेजा? जम्मू एंड कश्मीर में। ये मत बोलना रेसिपिएंट कहां है, ना 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 ना, आई नेवर टोल्ड दैट कि रेसिपिएंट का प्लेस ऑफ सप्लाई पता करो। आई ओनली टेल यू दैट where the where the supplier and where the goods are supplied, that's it। तो जहां पर सप्लायर है और जहां गुड सप्लाई किया जाता है वो दो अलग स्टेट्स हैं, दोनों अलग यूनियन टेरिटरीज है, या एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है। क्लियर? पक्की बात है। मान लो ये यूपी है और ये पंजाब है, तो हम कहेंगे टू डिफरेंट स्टेट्स। क्या बोलेंगे? टू डिफरेंट स्टेट। अच्छा, ये यूपी है, ये दिल्ली है, मैं कहूंगा एक स्टेट है और एक यूनियन टेरिटरी है, हाँ या ना। और मैं कहूंगा कि दिल्ली से सामान जा रहा है जम्मू एंड कश्मीर में, तो मैं ये कहूंगा कि दो यूनियन टेरिटरीज के बीच का ट्रांजैक्शन है। अब तो बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आ रही होगी। तो ये वही चीज लिखा है सब्जेक्ट। अब मुझे, मैंने इतना फोकस क्यों किया इतनी फालतू की बात पर? मैंने इसलिए फोकस किया इस फालतू की बात पर कि भाई ये याद रखो कि रेसिपिएंट का प्लेस क्या है। राइट नाउ इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट। The important thing is where the supplier is and where the goods are supplied. That's it. Where the supplier is and where the goods are supplied. इन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको प्लेस ऑफ सप्लाई निकालना है। तो इंटर स्टेट सप्लाई अब कैसे निकलेगी? जहां पर सप्लायर मौजूद हो और किस जगह सामान सप्लाई किया गया है, इन दो चीजों को ध्यान में रखेंगे। लेकिन केवल यही नहीं है, सेक्शन 10 के प्रोविजंस को भी ध्यान में रखेंगे। दिस इज द नॉर्मल definition which is given to you under section 7 of the IGST Act। कहता है interstate supply subject to the provision of section 10 where the location of the supply and the place of supply are in two different states, two different union territories and a state and a union territories shall be treated as supply of goods in the course of the interstate trade or commerce। ढंग से सुनेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स के बाद बारे में बोला है, केवल सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में बारे में नहीं बोला है। अच्छा, सप्लाई ऑफ गुड्स, अच्छा, इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया टिल दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर कोई गुड्स जो इंपोर्ट होता है हमारे देश में, हमारे टेरिटरी में, इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया में सामान आता है, तो कहां पे मान लिया जाएगा? जहां से उस दे क्रॉस द कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया, जहां से कस्टम की सीमाएं स्टार्ट होती है, कस्टम्स लिमिट स्टार्ट होती है देश की। अच्छा, आप एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, एक सिटी से दूसरी जगह, तो आपने लिखा देखा होगा सीमा समाप्त, तब थोड़ी दूर बाद आता है सीमा प्रारंभ, लिखा रहता है ना? पक्की बात है ना? लिखा रहता है ना? जब आप बस से जाते हो, ट्रेन से जाते हो, कई जगहों पर आपको मिलता होगा, ऐसे बोर्ड और बैनर्स मिलते होंगे, आपका इस शहर में स्वागत है, यू आर वार्म वेलकम, इस तरह से आपको
वेलकम किया जाता है नई सिटी में उस पर्टिकुलर म्यूनिसिपैलिटी के द्वारा, और जहां पर लिमिट्स खत्म होती हैं वहां पर भी लिखा रहता है इस पर्टिकुलर प्लेस की लिमिट यहाँ पर एंड हो रही हैं। इन द सेम वे इंडिया की एक अपनी लिमिट्स है, ठीक है ना। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है ये सब देखा जाएगा। फिलहाल कस्टम फ्रंटियर, जब कोई सामान विदेश से आता है और कस्टम कोई सामान विदेश से आता है, इंपोर्ट किया जाता है, तो जैसे ही कस्टम लिमिट्स को क्रॉस करता है, जहां पर घुसने से ही उसके ऊपर अब भैया तू टैक्स दे, तू अंदर एंटर कर गया अब तू टैक्स दे, तो इसका मतलब ये हुआ जहां पर उसको रोक करके चेक किया जा सकता है उसको कहा जाता है कस्टम फ्रंटियर। उसके बारे में हम लोग कस्टम्स एक्ट में देखेंगे। तो कस्टम फ्रंटियर ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड एज द इंटरेस्टेड सप्लाई। इज इट क्लियर? तो गुड्स के केस में दो चीजें मैंने बताई, बहुत ही सिंपल था, प्लेस ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई, दैट्स इट। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? ये तो सेक्शन 11 में इसके आगे की बात देखेंगे। ऊपर वाला सारा का सारा सेक्शन 10 के ध्यान में रख करके था, और सेक्शन 12 में ध्यान में रखते हुए हम ध्यान देंगे सप्लाई ऑफ सर्विस के बारे में। सप्लाई ऑफ सर्विस अभी सेक्शन 7 ही चल रहा है, ठीक है, और इंटर स्टेट सप्लाई की डेफिनेशन चल रही है। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 12 सेम, सप्लाई, place of supply या supply of services where the location of the supplier and the place of supply are in two different state, two different union territory, one state and one union territory shall be treated as supply of service in the case in the course of interstate। क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, जैसा बोला था वैसा ही मिला। जैसा हम लोगों ने ऊपर बोला था सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में, उसी तरह सप्लाई ऑफ सर्विसेज के केस में भी हम लोग को इंटरस्टेट सप्लाई पता चल गया होगा, कोई फर्क नहीं है। अच्छा, ये सेम, कोई भी सर्विस इंपोर्टेड इनटू द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी ट्रीटेड टू बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स। अगर कोई सर्विसेज इंडिया में लाई जाती है, यूज की जाती है आउटसाइड इंडिया से, तो उसको मान लिया जाएगा कि वो हमारा इंटरस्टेट सप्लाई है। चलिए, अब कुछ चीजें सुन करके आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। क्या होने जा रहा है? आश्चर्य होने जा रहा है। लास्ट पॉइंट है हमारे सेक्शन 7 का, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ व्हेन द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया, ठीक है, सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, ओके, shall be treated to be a supply of goods or services or both in the course of inter-state trade or commerce। सर 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 बोलिए 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 बोलिए। ये मैंने जो आपको सेक्शन बताया था सर्विसेज इंपोर्टेड, ये जो मैंने बताया था गुड्स इंपोर्टेड, अगर हम सप्लाई की बात करते हैं तो ये दो चीजें हो सकती हैं, विद इन इंडिया, दूसरा आउटसाइड इंडिया। अच्छा, विद इन इंडिया में बिटवीन सेम स्टेट्स, टू स्टेट्स, आउटसाइड इंडिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यही तो होता है, हाँ या ना? अभी तक जो हम लोगों ने बात की है, मेरी बात ढंग से समझे, हमने केवल इसकी बात की है विद इन इंडिया और केवल इंपोर्ट की बात की। इसके लिए मैंने बोला सेक्शन 10 एंड सेक्शन 12, इसके लिए मैंने बोला सेक्शन 11 एंड सेक्शन 13 देखेंगे हम लोग क्या होता है, चिंता ना करें, ठीक है ना। इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बारे में। चलिए, अगर मैं बोलूं, चलिए ज्यादा कंफ्यूजन ना क्रिएट करें अपने दिमाग में, एक बार मैं आपको सेक्शन वाइज जर्नी करवा देता हूं। 10, 11 ओ गुड्स, 12, 13 ओ सर्विसेज। क्या है ये 10? सप्लाई ऑफ गुड्स अदर देन इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। मैंने अभी जो ऊपर चार्ट बनाया समझ में आया? जी सर।
और ये केवल इंटर स्टेट का होगा, इंट्रा स्टेट इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि इंट्रा स्टेट तो हम लोग CGST SCST में देखते हैं, देखा जाएगा। डेफिनेशन आएगी इंट्रा स्टेट सप्लाई की, अभी हम लोग सेक्शन 7 पढ़ रहे हैं, उसके बाद जो डेफिनेशन आएगी वो इंट्रा स्टेट सप्लाई की होगी। अभी फिलहाल ये समझ में आया कि सप्लाई ऑफ गुड्स जिसमें हम लोग इंपोर्ट और एक्सपोर्ट छोड़ दे रहे हैं, ये सारी चीजें शुरू होंगी, चिंता ना करें। देख रहे हैं ना, एक सेक्शन दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड, मैंने पहले वहां पर निशान लगाया था अभी अभी और फिर मैंने उसको काटा। मैंने इसलिए काटा क्योंकि सेक्शन 11 में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों है, इसलिए मैंने आपको ये जर्नी करवाई, थ्रू आउट करवाया। भाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के बारे में बात करेंगे सेक्शन 11 में, केवल इंपोर्ट नहीं, केवल एक्सपोर्ट नहीं। क्लियर? इसी तरह अगर हम बात करें सेक्शन 12 में, हम सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करेंगे, हम सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करेंगे जहां पर दोनों इन इंडिया हो, यानी इंटरस्टेट सप्लाई होगी। देखा जाएगा कैसे होता है। इंपॉर्टेंट चीज जो अब आप सेक्शन 13 के बारे में देखिए, कितने लंबे चौड़े सेक्शंस हैं। अब आप कहेंगे सर ये सब पढ़ करके हम लोग तो बीमार हो जाएंगे। नहीं नहीं, बीमार नहीं होंगे, बहुत आसानी से खत्म होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक प्रोविजन के साथ मैंने वहां पर एक एग्जाम्पल, एक दो एग्जाम्पल, 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो वो आपको हो सकता है समझने में ही हेल्पफुल रहेंगे। सब एग्जाम्पल, सेक्शन नंबर 13, supply of service where location of the supplier, location of recipient is outside India. Supplier और location of recipient is outside India, जहां पर recipient और लोकेशन ऑफ सप्लायर अगर आउटसाइड इंडिया है, कोई दोनों में से एक, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की बात हो रही है। इज इट क्लियर? तो हम लोग को ये चीजें तो समझ में आई कि हम लोग जब सेक्शन 10 पढ़ेंगे वो प्योरली इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में होगा। जब हम सेक्शन 11 पढ़ेंगे तो वो प्योरली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के बारे में होगा। जब सेक्शन 12 देखेंगे तो प्योरली वो इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में होगा। और जब सेक्शन 13 देखेंगे तो वो प्योरली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में होगा। गॉट इट? इतनी चीजें आपको समझ में आई? पक्का? तो मैंने यहां पर इसीलिए इस चीज को ये हटाया था, ठीक है ना। चलें फिलहाल एक एक चीज करके देखते हैं। पॉइंट नंबर 5 में, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया। मैंने अभी तक सेक्शन 7 में क्या क्या देखा, मैंने ये देखा कि सेक्शन 10 के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जहां पर सप्लायर, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट में ना हो, दो स्टेट्स में हो, एक यूनियन टेरिटरी एक स्टेट हो, दो डिफरेंट यूनियन टेरिटरीज हो, तो वो इंटरस्टेट ट्रेड माना जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि अगर इंपोर्ट किया जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, यहाँ पर एक्सपोर्ट की बात नहीं हुई। एक्सपोर्ट की बात इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक्सपोर्ट के लिए सेक्शन 16 देखेंगे हम लोग, जिसको हम लोग कहेंगे जीरो रेटेड सप्लाई। और इसके बारे में भी मैंने आपको कई बार पास्ट में बताया है कि हम लोग IGST एक्ट में सेक्शन 7 जीरो रेटेड सप्लाई के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एक्सपोर्ट यहां देखेंगे, सेक्शन 16 में देखेंगे। एक्सपोर्ट कहां देखेंगे? सेक्शन 16 में स्पेशली। तो यहां पर केवल पॉइंट नंबर 2 में इंपोर्ट को बोला गया, गुड्स इंपोर्टेड किया गया है। फिर उसके बाद हमको थर्ड पॉइंट में प्लेस ऑफ सप्लाई बताया गया है। प्लेस ऑफ सप्लाई यानी इंटरस्टेट सप्लाई किसको मानेंगे, और सर्विसेज के बारे में बताया गया है अगर वो इंपोर्ट की जाती है। तो यहाँ एक्सपोर्ट नहीं बताया गया है, यहाँ पर भी एक्सपोर्ट नहीं बताया गया है। चले अब आते हैं, ढंग से सुने, जहां पर हम लोग बार बार आकर रुक रहे हैं, जो हमेशा हम लोग को कंफ्यूज कर रहा है। अब आते हैं, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। पॉइंट नंबर 5 कहता है, आप इंडिया से सामान इंडिया में ही सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ? इंडिया से ही सामान इंडिया में ही सप्लाई कर रहे हैं। कहाँ से? तो क्या वो आपका इंपोर्ट माना जाएगा? नहीं सर। क्या वो आपका एक्सपोर्ट माना जाएगा? नहीं सर। लेकिन जरा ढंग से देखें, सप्लाई ऑफ goods or services or both when the supplier is located in India and the place of supply is outside India। चलिए एक देश और दूसरे देश, to or by a special economic zone developer or a special zone economic zone unit or in the taxable territory not being an intra-state supply not covered elsewhere in the section। चलो, जो इंट्रा स्टेट नहीं होगा वो इंटर स्टेट होगा।
जो इंट्रा स्टेट नहीं होगा वो इंटर स्टेट होगा, दैट इज फॉर श्योर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई इंट्रा स्टेट नहीं आया तो वो इंटर स्टेट में ही आएगा, वो तो पक्का है। चलो भाई, एक दूर हो गया। दूसरा, अगर आप सामान ढंग से सुनेंगे मेरी बात बिल्कुल इत्मीनान से, महाराष्ट्र में हैं आप, वहां ये पूरा का पूरा एक स्टेट है महाराष्ट्र, यहां पर वहां बनाया गया है एसईजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। इस महाराष्ट्र स्टेट में ये बनाया गया है एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। बाकी आपका ये पूरा महाराष्ट्र स्टेट है, पूरा महाराष्ट्र स्टेट है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसमें एक जगह बनाई गई है स्पेशल इकोनॉमिक जोन बीच में कहीं पर। अब अगर सामान इस प्लेस से इस प्लेस पर जाए तो सर वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है, सेम है, सेम स्टेट है, टू डिफरेंट स्टेट्स नहीं है, टू डिफरेंट स्टेट्स नहीं है। बोलो भाई, ये सेम स्टेट है, ये इंट्रा स्टेट मान लो। लेकिन अगर मैं कहूं सामान यहां से यहां भेजा जाए या सामान यहां से यहां भेजा जाए, मेरी बात समझ में आ रही है? एसईजेड उसी महाराष्ट्र स्टेट में है, अंदर है, उसका एक हिस्सा है, टेरिटरी है, जिसको कहा गया ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, शॉर्ट में कहते हैं एसईजेड। तो अगर कोई बंदा जो महाराष्ट्र में ही है, महाराष्ट्र के ही एसईजेड में सप्लाई करता है या महाराष्ट्र के एसईजेड से बाहर सप्लाई करता है महाराष्ट्र में ही, तो भी हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। कंफ्यूज्ड? तो भी हम उसको इंटर स्टेट सप्लाई मानेंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत हमको बोल दें। मेरी बात समझें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि आने वाले समय में आपको ये सेक्शन 16 में दुखी ना करे। सेक्शन 16 में इसका भी मतलब निकलेगा। मैंने शुरू में ही कहा, हर चीज आपके दिमाग में इतने डाउट्स आ रहे होंगे, क्वेश्चंस क्रिएट हो रहे होंगे, बट ऑब्वियस हो रहे होंगे। और सारे डाउट्स एक बार में, मेरे पास कोई ऐसा पावर नहीं है कि मैं आपके सारे डाउट्स एक बार, मुझे मालूम है आपको कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर दिक्कत आ रही होगी, कौन कौन सी चीजें। अगर दिमाग चल रहा होगा, अगर आप जाग रहे होंगे, अगर आप थोड़े अलर्ट होंगे तो क्वेश्चंस आ रहे होंगे। लेकिन अगर आप सो रहे होंगे, कोरम पूरे कर रहे होंगे, तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, फिर सर आगे चलिए। बोलो भाई, कहीं कोई डाउट है? कोई अभी तक नॉर्मली कोई डाउट है? जितना समझा रहा हूं उतना समझ में आ रहा है या नहीं? अरे भाई, सो रहे हो तो जाग जाओ ना, जाग रहे हो तो थोड़ा रिप्लाई भी तो कर दो ना। ईयरफोन लगा के सुन रहे हैं या नहीं? चलिए, हो सकता है स्ट्रीमिंग थोड़ी देर से पहुंच रही हो। महाराष्ट्र था, महाराष्ट्र के ही एक जगह से दूसरी जगह सामान जा रहा है। सोचो, महाराष्ट्र में ही एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सामान जा रहा है, हम उसको इंटरस्टेट सप्लाई बोल रहे हैं। सर आप भी अजीब हैं,
क्यों? क्योंकि वहां पर जो बीच में मीडिएटर आ रहा है ना, वो एसईजेड है। या तो एसईजेड ले रहा है सामान, या तो एसईजेड दे रहा है सामान, उसके बारे में है। अगर सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज दोनों टू और बाई अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जा रहा हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आ रहा हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, टू और बाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर और स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन डेवलपर एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट्स, बस अभी इतना ही याद रखें, एसईजेड बीच में आ गया, बात खत्म। क्लियर? तो अगर कोई सामान वेयर द सप्लायर इज लोकेटेड इन इंडिया एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज आउटसाइड इंडिया, इंडिया से आउटसाइड इंडिया सामान भेजो तो आपका इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा। इंडिया से आउटसाइड भेजो तो वो आपका क्या माना जाएगा? इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स माना जाएगा। इंडिया के दो स्टेट नहीं है, एक स्टेट इंडिया का है, एक स्टेट आउटसाइड इंडिया का है, दूसरे देश का है, तो भी हम उसको इंटरस्टेट मानेंगे, ये हमने पहले भी बताया है। दूसरा, एक ही स्टेट में सामान एक स्टेट से उसी स्टेट के दूसरे हिस्से में जा रहा है तो भी हम उसको इंटरस्टेट बोल रहे हैं, क्योंकि वहां बीच में एसईजेड आ जा रहा है। और तीसरा, कोई भी चीज जो इंट्रा स्टेट ना हो वो हमारा इंटर स्टेट मान लिया जाएगा। अब मेरे हिसाब से हर एक पॉइंट क्लियर है। मैंने आपको पहला बताया, सेक्शन 10 के प्रोविजंस को अगर ध्यान में रखा जाए तो सप्लाई, इंटर स्टेट सप्लाई किसको कहेंगे? ये है जहां दो स्टेट आ जाए, एक स्टेट एक यूनियन टेरिटरी, एक दोनों यूनियन टेरिटरी हो जाए, तो वो हमारा माना जाएगा इंटर स्टेट। दूसरा मैंने बताया कि अगर गुड्स इंपोर्टेड हो आउटसाइड इंडिया से, इंडिया के कस्टम फ्रंटियर को क्रॉस करता है, तो भी हमारा इंटर स्टेट माना जाएगा। तो सर इंपोर्टेड आपने बोला, एक्सपोर्टेड कहां बोला? यहां बोला। जब इंडिया से सामान आउटसाइड इंडिया, फिफ्थ पॉइंट में बोला, जब इंडिया से सामान आउटसाइड इंडिया में जा रहा है दूसरे स्टेट में, आउटसाइड इंडिया में, तो वो भी हमारा इंटर स्टेट सप्लाई होगा। इंपोर्ट का ऊपर लिखा था, एक्सपोर्ट का यहाँ फिफ्थ पॉइंट पे लिखा है। थर्ड में लिखा है फिर कि सप्लाई ऑफ सर्विस, सेम वैसे ही। फोर्थ में लिखा है उसी तरह, अगर आप सर्विसेज इंपोर्ट करते हैं तो सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो कहां होगा? सर सब सर्विसेज एक्सपोर्ट करेंगे तो वही फिफ्थ का पॉइंट नंबर ए आ जाएगा। अब तो समझ में आई। अगर हम फिफ्थ का पॉइंट नंबर ए देखें तो ये केवल एक्सपोर्ट को बता रहा है। जी सर। ये सर्विसेज के इंपोर्ट को बता रहा है। जी सर। और ये गुड्स के इंपोर्ट को बता रहा है। तो देखो इंपोर्ट सारे कवर हो गए या नहीं? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कवर हो गए या नहीं? पॉइंट नंबर 2 में इंपोर्ट ऑफ गुड्स, पॉइंट नंबर 4 में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, पॉइंट नंबर 5 का पहला पॉइंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ, दोनों को शामिल किया था। अब क्लियर है, कुछ नहीं छूटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड। गुड्स का अगर इंटरस्टेट सप्लाई देखा जाए तो नॉर्मल प्रोविजंस ये है, और अगर सर्विसेज का अगर इंटरस्टेट सप्लाई देखा जाए तो नॉर्मल प्रोविजन ये है। और नॉर्मल प्रोविजन ये कहता था कि दो स्टेट होने चाहिए, लेकिन नहीं, पांचवें का बी कहता है ना 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 ना, एक ही स्टेट हो लेकिन एक एसईजेड अगर उसमें शामिल हो जाए तो भैया वो भी इंटरस्टेट सप्लाई कहलाएगा। वो यहां पर आ गया, थोड़ा एक्सेप्शन हो गया ना, सेम स्टेट होने पर भी। और लास्ट बोलता है अगर कोई इंट्रा स्टेट ना हो तो ऑटोमेटिकली वो इंटर स्टेट हो जाएगा। देखो पूरी डेफिनेशन इतनी ही पार्ट में, और कितने सिंपल तरीके से पूरी की पूरी डेफिनेशन कवर हो गई। मुझे नहीं लगता कि अब सेक्शन 7 में किसी को किसी तरह की दिक्कत आएगी। ईच एंड एवरी पॉइंट हैज बीन डिस्कस्ड, दैट्स इट, नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड अंडर सेक्शन 7। पूरी तरह से कवर हो गया, कहीं कुछ बचा नहीं है। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 7 की अगर मैं समरी आपको बोलूं तो पॉइंट नंबर 1 बोल रहा था कि नॉर्मल प्रोविजंस हैं गुड्स से रिलेटेड इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो। इसी का पॉइंट नंबर 2 बोल रहा था कि इंपोर्ट गुड्स का, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई। पॉइंट नंबर 5 बोल रहा था एक्सपोर्ट गुड्स का, ये भी इंटर स्टेट सप्लाई। बोलो ना, ये टोटल गुड्स से रिलेटेड हो गया सारा का सारा। पॉइंट नंबर 3 बोल रहा था नॉर्मल प्रोविजन सर्विसेज को लेकर के इंटर स्टेट। पॉइंट नंबर 4 बोल रहा था इंपोर्ट सर्विसेज इंटर स्टेट सप्लाई।
और एक्सपोर्ट सर्विसेज ये भी हमारी इंटर स्टेट सप्लाई होंगी, ये फिफ्थ पॉइंट में बोला। तो देखो इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कवर हो गया। इसके अलावा इसमें बताया गया था कि भाई अगर आपका SEZ बीच में आ जा रहा है, भले ही सेम स्टेट हो, तो भी वो इंटर स्टेट सप्लाई कहेगा। लास्ट बोलता है अगर कोई इंटर स्टेट नहीं है तो ऑटोमेटिकली इंटर स्टेट हो जाएगा। ये पूरा देखो समरी हो गया पूरे सेक्शन की, ये पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। अब तो कुछ नहीं बचा, सेक्शन 7 इज ओवर नाउ, चल सकते हैं। इंटर स्टेट सप्लाई, एक काम करते हैं पहले हम इसको थोड़ा बहुत देख लेते हैं आज, क्योंकि जो पर्पस है हमको आपको पढ़ाने का, दिमाग आपका थोड़ा खोलने का, वो इसी से ही पूरा हो पाएगा। ठीक है ना। सेक्शन 8 जो मैंने छोड़ा वो नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। मेरा पर्पस जो था आपका दिमाग थोड़ा ओपन करना आज के दिन। अगर आपको ये पता चल जाए कि हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना क्या था, क्यों पढ़ना था, वो आपको समझ में आना जरूरी है, ताकि इस चैप्टर का पर्पस समझ में आए। नेक्स्ट सेशन में तो फिर से रिपीट होगा, रिवीजन होगा, और उसके साथ उस चीज को मर्ज करते हुए आगे चलेंगे। पर्पस और इंट्रोडक्शन या दिमाग क्लैरिटी आनी चाहिए दिमाग में। सेक्शन 10 क्या बोलता है, मैंने आपको अभी जब सेक्शन 7 पढ़ाया उसमें पहला ही पॉइंट ये बताया, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। सेक्शन 10 के चीजों को ध्यान में रखते हुए सप्लाई ऑफ गुड्स, देखो ना, तो सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में सेक्शन 10 कुछ बोल रहा है। सप्लाई ऑफ गुड्स के बारे में सेक्शन 10 कुछ बोल रहा है। ये बेसिकली एग्जैक्टली आपको बताएगा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होती है। अब तक हमें कहानी बता रहा था इंटर स्टेट कब मानेंगे, अरे इंटर स्टेट को कब मानेंगे वो तो आपने बता दिया, IGST लग जाएगा। लेकिन अब हमें बताइए अलग अलग सिचुएशन में हम इंटर स्टेट माने भी या ना माने। इज इट क्लियर। कहता है द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, इनको छोड़ दो, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को छोड़ दो, एज अंडर सप्लाई ऑफ गुड्स को हम मानेंगे। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या लेंगे, जरा ढंग से सुनेंगे बहुत इत्मीनान से। जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पर मूवमेंट ऑफ गुड्स अवेलेबल है, मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स है तो क्या होगा, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, एनी ट्रांसपोर्टर। या तो सप्लायर मूवमेंट करेगा, या तो सप्लायर के कॉस्ट से गुड्स का मूवमेंट होगा, या तो रेसिपिएंट के कॉस्ट से मूवमेंट होगा, या तो ट्रांसपोर्टर के कॉस्ट से मूवमेंट होगा। दैट्स इट। अच्छा, सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स वेदर बाय द सप्लायर और द रेसिपिएंट और बाय एनी अदर पर्सन, द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सच गुड्स। फालतू की बात, अब तक जितनी भी बात बोला सब फालतू। shall be the location of the goods at the time at which the movement of goods terminates for delivery to the recipient। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग आने वाले समय में गलत जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। आपका बिल्कुल गलत जवाब आएगा जब तक आपके दिमाग में ये चीज ना बैठी रहे, टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी टू द रेसिपिएंट। मैंने एक ही कीवर्ड बोला, मूवमेंट ऑफ गुड्स उस समय खत्म होगा एट द टाइम एट विच द मूवमेंट ऑफ गुड्स टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी, जिस समय, और वो भी किसको, रेसिपिएंट को। तो पूरा ध्यान में रखें कि जब डिलीवरी ऑफ गुड्स टर्मिनेट होगा, बिल्कुल खत्म, अब इसके आगे डिलीवरी नहीं होगी, किसको, रेसिपिएंट को, दैट्स इट, वो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा अगर गुड्स का मूवमेंट है तो। एग्जांपल दिया है, एक डिस्ट्रीब्यूटर है यूपी का, उसने प्रोक्योर किया ग्लास फ्रॉम अ होलसेलर इन गुजरात। गुजरात से सामान आ रहा है यूपी में। द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द कैरियर टू बी अरेंज्ड बाय द सप्लायर। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टर होगा वो गुजरात वाला देगा जो सप्लाई, एंड द सप्लाई विल बी कंप्लीट ओनली इफ द गुड्स रीच द डेस्टिनेशन सेफली। और हम लोग सप्लाई तभी पूरी मानेंगे जब वो यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर के पास सक्सेसफुली आ जाएगा उसके डेस्टिनेशन पे। हियर द मूवमेंट ऑफ गुड्स इज मेड बाय द सप्लायर। सामान चला है गुजरात से, लेकिन किसके लिए चला है, यूपी के लिए चला है, उसके डिस्ट्रीब्यूटर के लिए चला है। तो सप्लाई कहां एंड होगी, जहां यूपी का वो डिस्ट्रीब्यूटर उसको एंड करवाएगा। सो लोकेशन वेयर द मूवमेंट टर्मिनेट्स मींस यूपी विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। सर बहुत आसान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। इज इट क्लियर, एग्जाम्पल समझ में आया। सप्लायर कहाँ का था, गुजरात का। डिस्ट्रीब्यूटर कहाँ का था, यूपी का। यूपी वाले ने अपने सप्लायर से बोला कि भाई हमको सामान दो, उसने कहा ठीक है मैं सामान भेजता हूँ। यूपी वाले ने कहा भैया मेरे अपने इस प्लेस तक सामान तुम्हें भेजवाना है, डिलीवर करवाना है।
वो तुम्हारी हेडेक है, तुम अपना ट्रांसपोर्टर और करियर भेजो, यहाँ पे कैरियर भेजो, करियर नहीं कैरियर भेजो। तो उसने अपना ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल करवाया, सेफली सामान को यूपी के डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लाई, लोकेशन ऑफ द सप्लायर इज इन गुजरात एंड द प्लेस ऑफ सप्लाई इज इन यूपी। टू डिफरेंट स्टेट्स आ गए, दिस इज योर इंटर स्टेट सप्लाई। इज इट क्लियर? पक्की बात है, बोलो भाई। कोई डाउट हो तुरंत आप लोग बताएं। पॉइंट नंबर बी। अच्छा, अगर आपको याद हो तो मैंने, अगर आपने पढ़ा होगा, चलिए छोड़ देते हैं, ई वे बिल पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी समझे। ये सेक्शन हमारा बिल टू शिप मॉडल पे चलता है। एक जगह मैंने यूज किया है ऑलरेडी ये, अगर आप वहां पर थे तो ठीक, नहीं तो आप ये चैप्टर तो पढ़ेंगे, ई वे बिल वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो बिल टू शिप टू मॉडल क्या होता है? जब आपका इनवॉइस बनता है ना, तो आपके इनवॉइस में ये चीज होती है, ये सप्लायर का नाम, जीएसटी नंबर, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं, डेट, इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर, ये सारी चीजें लिखी रहती हैं। और बाद में लिखा रहता है, अच्छा एड्रेस वगैरह सारी चीजें होती हैं, यहां लिखा रहता है बिल टू और शिप टू। इसी को कहते हैं बिल टू शिप टू मॉडल, ठीक, इसी को कहते हैं। सर ये आया क्यों? मान लो आप अमेजन से ऑर्डर दे रहे हो, आप ऑर्डर दे रहे हो किसको, किसी कंपनी को, चलो अमेजन को ही ऑर्डर दे रहे हो, और आप रहते हैं यूपी, आप ऑर्डर कहां से दे रहे हैं? यूपी में, लेकिन आपको सामान चाहिए कहां? दिल्ली में। आप चाहते हैं अपनी सिस्टर, अपने ब्रदर, अपने किसी बंदे को गिफ्ट दिया जाए जो दूसरी जगह पर है, सही समय पर बर्थडे वगैरह विश करने के लिए। तो देखिए ना, सामान का ऑर्डर आप अपनी जगह से दे रहे हैं, लेकिन सामान पहुंचेगा कहीं और, है ना, इसी को कहते हैं। अब इस इंटर स्टेट सप्लाई में एक बहुत ही अच्छा ट्विस्ट आया। क्या बोला गया? ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, और ये मिस्टर जेड है। ये यूपी में है, ये दिल्ली में है, और ये पंजाब में है। ये आपका सप्लायर है, ये ऑर्डर देने वाला है, और ये एक्चुअल में रेसिपिएंट है। इसको हम नाम देंगे थर्ड पार्टी। जो बेसिकली ऑर्डर दे रहा है वो थर्ड पार्टी। इसने इसको कहा कि सामान दो, पैसा लो, इसने पैसा दे दिया, सामान इसको दे देना, बात खत्म। बस इतना सा करना था। इसने ऑनलाइन ऑर्डर दिया मिस्टर जेड को, जेड ने बी को सामान पहुंचा दिया, काम खत्म। लेकिन इतने से काम नहीं खत्म होगा। अब बिलिंग का सिस्टम प्रॉब्लम स्टार्ट होगा कि हम क्या माने, यूपी टू दिल्ली माने सेल, या यूपी टू पंजाब टू यूपी एंड पंजाब टू दिल्ली, कंफ्यूज्ड है। तो अब जरा ढंग से देखिए, पहले तो जो मेन दो पार्टीज हैं उनको आप पिक करें, एक बायर है और एक सेलर। एक्चुअल में बायर कौन है? ये बिल टू इसके नाम से होगा, ये जो अपना बिल बनाएगा टैक्स इनवॉइस, उसमें लिखेगा बिल टू मिस्टर ए, शिप टू किसके नाम से? मिस्टर बी के नाम से। सामान वहां गया। अच्छा, मैं इन सारी चीजों को हटा रहा हूं, अब ये रहेंगी तो आपका दिमाग घूमेगा। क्लियर है? कहा गया पहले एक्चुअल में सामान पहुंचा किसके पास? मिस्टर बी के पास। तो ये मान लो कि सामान इसके यहां से इसके यहां गया, फिर इसके यहां से इसके यहां गया, यानी दो इनवॉइसेस बनेंगे। मेरी बात ढंग से समझे, अब दो इनवॉइसेस होंगे। अगर बिजनेस का केस होता तो अब दो इनवॉइसेस बनेंगे। पहला, मिस्टर जेड से बिल टू मिस्टर ए, शिप टू तो भले मिस्टर जेड के यहां हो गया, फिर माना जाएगा मिस्टर ए से नया बिल लिखा जाएगा मिस्टर बी को, बिल टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी, क्योंकि सामान किसको गया है? बी के पास, किसके कहने पर? ए के पास। तो ये मान लिया जाएगा जो थर्ड पार्टी ऑर्डर दे रहा है ना,
सामान उसको रिसीट हुआ है, ये मानते हुए हम चलेंगे। बिल टू शिप टू मॉडल, यानी यहाँ 2 इनवॉइस बनेंगे। मिस्टर जेड एक नहीं, 2 चीजें कवर होंगी। मिस्टर जेड तो अपना एक इनवॉइस बनाकर भेज देगा किसके, मिस्टर ए के पास, क्योंकि बिल टू उसके पास है। यानी एक्चुअल में मान लिया जाएगा सामान पहले यहाँ आया, फिर मान लिया जाएगा मिस्टर ए से मिस्टर बी को। दो इंटरस्टेट सप्लाईज हो गई। पहली पंजाब टू यूपी पहली सप्लाई हो गई, और यूपी टू दिल्ली दूसरी सप्लाई हो गई। इसी को कहा जाता है बिल टू शिप टू मॉडल। अच्छा, अब इसी कहानी को ढंग से देखें, ये चीज यहां पर आपको समझ में आएगी। Where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of the third person, जहां पर एक सप्लायर गुड्स को डिलीवर करता है किसी थर्ड पार्टी के कहने पर, whether acting as an agent or otherwise before or during movement of goods either by way of transfer or document of title। अभी आप लोग को ये समझ में नहीं आएगा। it shall be deemed, ये मान लिया जाएगा, it shall be deemed, ये मान लिया जाएगा that the said third party, said third यानी जो ओरिजिनल ऑर्डर देने वाला है, has received the goods, मान लिया जाएगा कि उसको सामान मिला है, जबकि उसको सामान तो मिला ही नहीं था। सामान तो डायरेक्ट मिस्टर जेड के पास गया था। मिस्टर एक्स तो मिस्टर जेड नहीं, मिस्टर बी के पास गया था। ए से बी के पास मान लिया जाएगा गया, मिस्टर जेड से ए के पास मान लिया गया गया। जबकि सामान डायरेक्टली जेड से बी के पास गया, हम क्या मानेंगे, बी के पास कैसे पहुंचा, सामान जेड से ए के पास गया पहले, मान लिया जाएगा, फिर ए से बी के पास गया, मान लिया जाएगा। जबकि सामान जेड से बी के पास एक्चुअल में गया था। दोनों में फर्क समझ में आया। shall be deemed that the said third person has received the goods and the place of supply of such shall be principal place of business of such person। ठीक है, आते हैं ये कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, और आज हम ये एग्जांपल्स देखकर आपको टाटा और बाय बाय बोलेंगे, क्योंकि मेरा पर्पस आपको केवल इतना समझाना था कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। अब प्लेस ऑफ सप्लाई इस एग्जांपल से आपको थोड़ा ज्यादा क्लियर होगी। इस एग्जांपल्स के थ्रू आपको प्लेस ऑफ सप्लाई ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर होगी। अ होलसेलर इन यूपी आस्क अ मैन्युफैक्चरर इन गुजरात। यूपी का बंदा गुजरात से कहता है कि भैया तू मुझे सामान मत दे, ऑर्डर मैं तुम्हें दे रहा हूं, तुम वेस्ट बंगाल को दो। लेकिन मान लिया जाएगा कि पहले सामान गुजरात से यूपी में आया, फिर सामान यूपी से वेस्ट बंगाल में गया। गुजरात से यूपी में आया, फिर यूपी से वेस्ट बंगाल में गया, ये मान लिया जाएगा। दिस इज योर प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर ये इस तरह से नहीं होता तो शायद हम लोग काम भी नहीं कर पाते। अच्छा, ये भी तो हो सकता है, देखना मेरी बात, कि सामान यूपी से था, यूपी, ये था कानपुर का बंदा, और इसको ऑर्डर दिया लखनऊ के एक बंदे ने, इसको कहा कि सामान तुम दिल्ली में भेज दो। तो कानपुर वाले ने डायरेक्ट कहां सामान भेज दिया, दिल्ली में भेज दिया। तो अब ये माना जाएगा ना 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 ना, पहले ये डायरेक्ट इंटरस्टेट नहीं हुआ, पहले ये सामान कानपुर से लखनऊ गया, यानी इंट्रा स्टेट है, उसके बाद लखनऊ से दिल्ली गया, अब ये इंटरस्टेट है। दो हो गया, एक इंट्रा स्टेट एक इंटरस्टेट। इज इट क्लियर? क्वेश्चन पॉइंट नंबर 2, सेम वही जो मैंने अभी एग्जांपल दिया। कोलकाता का एजेंट है, उसने सामान प्रोक्योर किया न्यू दिल्ली से मुंबई में सामान भेजने के लिए। मुंबई में एन एजेंट इन कोलकाता प्रोक्योर्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ डीलर इन न्यू दिल्ली। दिल्ली वाले ने ऑर्डर दिया कि भैया मुंबई में सामान भेजो, तो कोलकाता से डायरेक्ट सामान कहां चला गया, मुंबई। लेकिन ना, माना जाएगा कि कोलकाता से दिल्ली आया है और दिल्ली से मुंबई गया है। An agent in Kolkata procures an order from a dealer in New Delhi for delivery to his principal at Mumbai। ओके सॉरी, मैंने क्वेश्चन समझने में गलती की। अच्छा देखो, प्रिंसिपल कहां पर है, ये प्रिंसिपल है इसका मुंबई में, और एजेंट कहां पर है, कोलकाता में। एन एजेंट इन कोलकाता प्रोक्योर्स एन ऑर्डर फ्रॉम अ डीलर इन न्यू दिल्ली फॉर डिलीवरी टू हिज प्रिंसिपल एट मुंबई। तो सामान कहां से कहां गया, दिल्ली टू कोलकाता पहले गया, मान लिया जाएगा, फिर कोलकाता से सामान गया मुंबई, क्योंकि मुंबई के बंदे ने कहा उसको कि भैया हमको न्यू दिल्ली से सामान भेजवाओ। तो सामान तो डायरेक्ट पहुंचा था न्यू दिल्ली से कहां, मुंबई। सामान कहां पहुंचा था, डायरेक्ट पहुंचा था न्यू दिल्ली से मुंबई। लेकिन नहीं माना जाएगा, पहले माना जाएगा कि के ने, कोलकाता ने वो सामान पहले लिया है न्यू दिल्ली से, फिर कोलकाता से वो सामान भेजा है मुंबई को। इज इट क्लियर? एजेंट और प्रिंसिपल के केस पे भी सेम वही चीज है।
चलो भाई, एग्जाम्पल नंबर 4, इंट्रा स्टेट सेल्स मिस्टर राज ऑफ, अब आपको लोग कर लेंगे लेकिन एक दो एग्जांपल है, करने में क्या बुराई है। इंट्रा स्टेट सेल फ्रॉम मिस्टर राज ऑफ मुंबई सेल्स 10 सिविल सेट्स टू नागपुर। मुंबई से नागपुर इंट्रा स्टेट है भाई, सेम स्टेट में तो सीजीएसटी एसजीएसटी। मिस्टर राज ऑफ मुंबई महाराष्ट्र बैंगलोर कर्नाटका, तो महाराष्ट्र से कर्नाटका ये इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लग जाएगा, सिंपल है। अच्छा, मिस्टर राज मुंबई का बायर लक, अच्छा लिखा है थर्ड पार्टी, अच्छा द बायर रिक्वेस्ट द सेलर टू सेंड द गुड्स टू नागपुर, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल अब ये भी आपको बता दिया, दो स्टेट हो जाएंगे अलग अलग। ये आप लोग कर लेंगे, मैं देखूंगा नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि अभी मैंने आपको ये ई कॉमर्स के बारे में नहीं बताया है, एक्स फैक्ट्री वाला नहीं बताया है, ठीक है, मींस कहानी नहीं बताई है। तो ये दोनों एग्जांपल हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। कहने का मतलब हमारा मेन पर्पस था, शुरू के दो एग्जांपल ही आपको बताना पर्पस था, ताकि आप लोगों को ये पता चल सके कि हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई क्या करते हैं। हमें दो सेक्शंस पर इक्वली इंपॉर्टेंस देनी है। पहला सेक्शन 7 जो इंटरस्टेट सप्लाई का था, जिसने वो 5 पॉइंट्स बोले थे, और पांचों पॉइंट्स लाइन बाय लाइन इंपोर्ट एक्सपोर्ट सप्लाई गुड्स सर्विसेज सब हो गया था। उसके बाद हमने सीधे सीधे सेक्शन 10 को पिक किया, 7 के बाद सीधे सेक्शन 10 को पिक किया, सेक्शन 8 हमने छोड़ दिया इंट्रास्टेट सप्लाई का, वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। लेकिन हाँ, इससे ये समझ में आएगा कि इंट्रास्टेट सप्लाई और इंटरस्टेट सप्लाई क्या होती है और प्लेस ऑफ सप्लाई का रोल क्या है। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। कहीं कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछिए, नहीं तो टाटा एंड बाय बाय बोलने का वक्त आ गया है।